तो पहले जो अपना मेन जो सब्जेक्ट है दैट बायोलॉजी है, बायोलॉजी हाफ स्कोर है। तो बायोलॉजी के लिए अगर अभी 2 साल से अगर देखें तो बायोलॉजी मेनली एनसीईआरटी से, मेनली क्या 100% सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से 100% अगर कर लेते हो तो 360 आसानी से वेरी इजीली कम से कम टाइम में स्कोर कर लोगे। कम से कम टाइम मतलब कि एग्जाम में बायोलॉजी पूरा स्कोर कर लेना ये बड़ी बात नहीं है। बायोलॉजी में स्कोर करते हुए टाइम सेव करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को टाइम देने हैं। स्पेशली फिजिक्स में सेक्शन बी की जब बात आती है तो उसमें थोड़े से पेपर लेंदी रहते हैं, मतलब कि किसी का आपको अगर उन सब पार्ट में अच्छे से स्कोर करने हैं तो बायोलॉजी तो करना ही सॉल्व, पर प्लस में वहाँ पर टाइम सेव भी करना है। तो उसके लिए होना चाहिए आपके एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवाइज होने चाहिए। तो सबसे पहले करना क्या है कि अभी जो क्लास हो रहे हैं, जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, मॉड्यूल से पढ़ने, क्योंकि मॉड्यूल से एक बार पढ़ लोगे तभी आपको मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से रहेंगे, तब बायोलॉजी में अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज कर पाओगे, याद कर पाओगे, जहाँ भी याद करने वाला चीज़ है। तो देन जो भी मॉड्यूल्स पढ़ाया जा रहा है अभी मॉड्यूल्स को पढ़ने फर्स्ट टाइम, एंड देन उसके बाद एनसीईआरटी के थ्रू चले जाए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसके नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करने के लिए इतने सारे चैप्टर्स होंगे, इतने सारे मतलब पेजेस है, और उसको 1 महीने के अंदर में फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहेगा, सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, और प्लस में टेस्ट भी देने हैं। तो आपके पास टाइम तो रहेगा नहीं, तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे उस टाइम में उतनी जल्दी। तो उसके लिए आपके पास नोट्स होने जरूरी है, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। मतलब जो भी चैप्टर्स अभी पढ़ रहे हो एनसीईआरटी में उसको कंडेंस फॉर्म में अपना एक नोट्स तैयार करो। उसमें हर एक पॉइंट को मेंशन करना है, जो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसको स्किप करते चलना है, जो मेन जो पॉइंट्स है मेन मुद्दे के बाद उसको उसमें लिखना है, एंड नोट्स अपने को एक बना लेना है, एंड उसको रिवीजन के लिए रखना है हमेशा। कम से कम 2 पेज में हमेशा एफर्ट होना चाहिए कि 2 पेज के अंदर में, 2 से 3 पेज के अंदर में वो अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए उसके अंदर शॉर्ट नोट्स में। एंड वो शॉर्ट नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से अगर आप बनाओगे, अभी थोड़ा सा मतलब 1 घंटा भी हर रोज टाइम निकाल देते हो, आधा घंटा भी निकाल देते हो, आप जो भी इधर उधर टाइम करते हो उसमें थोड़ा सा इसमें टाइम उसमें, क्योंकि नोट्स बनाने कोई ब्रेन का यूज नहीं है, बस हाथ का हैंड का यूज है, तो आप उससे थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाओगे, अपने उसमें नोट्स ही बन गए। तो अभी से नोट्स बनाओगे तो बाद में जाकर आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा, बहुत ज़्यादा फायदा देगा बायोलॉजी रिवाइज करने में, और आसानी से आप 360 स्कोर कर सकते हो। एंड बायोलॉजी में पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है अपने को, 11-12 कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, एक्सेप्ट 1-2 चैप्टर से लाइक जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक हो गया, एंड 11th में रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस हो गया प्लांट से। तो जो चैप्टर्स होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको मतलब कि रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में साइकिल्स है, तो उसको याद करने के लिए अब जो सर पढ़ाते हैं नोट्स को प्रेफर करो, एंड देन एनसीईआरटी पढ़ो। एंड जेनेटिक्स एंड बायोटेक को आप मेन समझने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें ज़्यादा रटने वाली चीज़ें नहीं, उसको समझोगे तब आसानी होगी। तो उससे क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं, जेनेटिक्स एंड बायोटेक मिलाकर अप्रॉक्स 20+ क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आपको अच्छे से मतलब होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होने चाहिए। अब बाकी जो भी चैप्टर्स हैं उनको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, बट पहले मॉड्यूल पढ़ने के बाद, क्योंकि मॉड्यूल समझ जाओगे तब फिर एनसीईआरटी पढ़ने में आसानी होगी। एंड देन एनसीईआरटी नोट्स बनाने हैं, एंड लास्ट टाइम में रिवीजन भी उसी करने हैं, नोट्स पढ़ने। एंड अगर फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में डायरेक्ट फार्मूला याद करके क्वेश्चंस नहीं लगाने, क्योंकि आप डायरेक्ट फार्मूला अगर याद कर लेते हो, क्वेश्चंस लगाते हो नहीं हो पाएगा। उस वक्त जो उस इंस्टेंट आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट अगर नए तरह के क्वेश्चन अगर फ्रेम कर दिया, क्योंकि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन देखे नहीं होगा पहले से, 1-2 क्वेश्चन ही, क्योंकि हम पूरी तरह से नए क्वेश्चन आते हैं उसमें। और उसके लिए होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस अगर होगा तभी आप उस नए क्वेश्चन को फेस कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए फिजिक्स में हमेशा कॉन्सेप्ट आप फोकस करो। कोई भी अगर पढ़ाया जा रहा है, कोई भी फॉर्मूला आता है तो उसके एक होता है प्रिंसिपल, एक बेसिस होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ से वो ड्राइव होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है, एंड देन वहाँ से आप फॉर्मूला आसानी से ड्राइव कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। और एक बार अगर फॉर्मूला ड्राइव करना आ गया, फिर कोई भी तरह का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बनते हैं उसी पैराग्राफ, उसी डेरिवेशन से कहीं ना कहीं से बनते हैं। तो अगर वही अगर पूरा अपने को मालूम है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। तो वो मेन होने चाहिए फिजिक्स में। एंड फिजिक्स में अगर एनसीईआरटी की बात रही तो फिजिक्स में एनसीईआरटी में मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट, तो उसके लिए सिंपल इंटेस्ट जो भी क्वेश्चंस है मतलब कि उसके लगा लेने, इंटेस्ट जो भी इनसाइड जो क्वेश्चन दिए चैप्टर्स के अंदर उसे क्वेश्चंस आते हैं, एज इट इज क्वेश्चन चले आते हैं, तो वो क्वेश्चन तो कर लेने। आप प्लस में एक्सरसाइज में जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव इस मतलब 1-2 साल से नहीं बट पहले आते थे, और अभी भी आ भी सकते हैं, कोई ठीक नहीं मतलब कि आ भी सकते हैं। तो आप उन ऑब्जेक्टिव्स को भी सॉल्व कर सकते हो। और फिजिक्स में इतना मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि आप ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने लगो, ऑप्शन से क्वेश्चन को रिलेट करने लगो, ऑप्शन मतलब कि टाइम सेव करने के ऑप्शन से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन जा सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, तभी आप वैसे क्वेश्चन को आंसर टिक कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना, फिजिक्स में मेनली कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला के पीछे नहीं चलना है। एंड अगर केमिस्ट्री में आए तो फिजिकल केमिस्ट्री वही है कि उसमें ज़्यादा डेरिवेशन तो उसमें लॉन्ग होते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री के डेरिवेशन की अपनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसके लिए आप फॉर्मूला जा सकते हो, बट फॉर्मूला थोड़ा सा याद भी करो, तो डायरेक्ट रटना नहीं है,
समझ के याद करना है तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। फॉर्मूला थोड़ा सा समझो फिर याद करो, कैसे रिलेट होता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं कहूँ तो आप नोट्स जो भी होता है फॉर्मूला होता है उसके एक कंबाइंड फॉर्म में एक नोट्स बना लो एंड उसको रिवाइज करते रहो हमेशा टाइम टू टाइम। जो भी उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट वाले लाइन्स होते हैं, उन सबको मेंशन कर लो, उसको याद करते रहो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रेस लगाओ क्वेश्चन और साथ साथ जो भी टेस्ट होते हैं उन सबके पेपर्स उन सबको सॉल्व करते रहो। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में अगर एनसीईआरटी में जाए तो कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पे एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट आती है, लाइक सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, मोस्टली 12th में आते हैं। तो उन सब के पार्ट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट में हो गया, तो उन सब पार्ट्स को आप थ्योरी वहाँ से एनसीईआरटी से रीड कर लो, उससे क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज आते हैं वहाँ से क्वेश्चन, तो वो कर सकते हो। एंड 11th में आते हैं तो आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, रियल गैस, ये चैप्टर से उनके इंटेंस क्वेश्चन कर लो क्योंकि एज इट इज वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 11th में उन सब चैप्टर्स के इंटेंस क्वेश्चन कर सकते हो। एंड 12th में जो सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, उन सब के थ्योरी को पढ़ सकते हो आप। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। एंड अगर इनऑर्गेनिक मैथ, इनऑर्गेनिक में बस 2-3 चैप्टर यहाँ पर कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, बाकी सब एनसीईआरटी से आते हैं, याद ही करना होता है आपको। तो इन 2-3 चैप्टर लाइक केमिकल 11th में केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल होते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक जो टेबल था इनऑर्गेनिक का पूरा बेसिक हो गया। अगर ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग है अगर तो सारे ब्लॉक्स को आप आसानी से समझ पाओगे। अगर ये अगर आपका वीक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग आप अच्छे से नहीं समझते हो, आप कोई भी ब्लॉक्स के क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाओगे। कोई भी ऑर्डर दे देगा आपको, इनडायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं बट इनडायरेक्ट भी आते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझो एंड देन द ब्लॉक्स पे जाओ। एंड ब्लॉक्स को पढ़ो तो सब एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, बट एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद नोट्स भी बना लेने, क्योंकि ब्लॉक्स बहुत बड़ा दिया हुआ है, बहुत सारे इतने सारे पेजेस है, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे लास्ट टाइम में जाके। तो उसके लिए आप नोट्स बनाए रखो एंड नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो। एंड उसके बाद इसमें आते हैं ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में आप नोट्स ही पढ़ो, नोट्स ही पढ़ा करो, क्योंकि बुक में इधर उधर दिया हुआ सिस्टमेटिक नहीं दिया हुआ। क्लास में जो सर पढ़ाएंगे आपको सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे, तो सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे, सिस्टमेटिक वे में याद करने में आसानी होती है। तो ऑर्गेनिक में आपको GOC1 सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। GOC1 अगर आपका अगर बेसिक का स्ट्रॉन्ग रहा तो फिर आप GOC2 में आसानी से मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और उसके लिए GOC2 में आप क्या करो कि मैकेनिज्म को अच्छे से समझो, मैकेनिज्म समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी रिएक्टेंट देगा, आप प्रोडक्ट आसानी से बना लोगे। और साथ ही साथ नेम्ड रिएक्शंस होते हैं, उन सबको नोट डाउन कर लो, नेम्ड रिएक्शन को लास्ट में रिवाइज किया करो। बट नेम्ड रिएक्शन में ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट रिएक्शन कंडीशन, ये सब क्वेश्चन आते हैं। नेम्ड रिएक्शन आपसे कभी प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, इंटरमीडिएट पूछ देगा, कभी इंटरमीडिएट क्या बना, रिएक्शन कंडीशन क्या था, कितना टेम्परेचर, क्या प्रेशर, क्या कैटेलिस्ट था, वो पूछ सकता है आपसे। तो वो सब अपने को नेम्ड रिएक्शन में स्पेशली ध्यान रखने हैं। एंड ऑर्गेनिक में ये हो गया। एंड जो थ्योरी वाले पार्ट होते हैं ऑर्गेनिक में, लाइक बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री ऑफ डी लाइफ, तो उन सब के नोट्स आप रखा करो। एंड एग्जाम से जब भी टेस्ट होता है उससे पहले एक दिन बचता है, उसमें उस सबको पार्ट को रिवाइज किया करो, तो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहोगे, माइंड में रहेगा हमेशा। एंड यही मोस्ट